Okay, so we'll start with the class for today. गाइस सॉरी फॉर द डिले, प्लस 1 मिनट दो, कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है तो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है मेरे लैपटॉप से बार बार। बस 1 मिनट, हाँ सॉरी। All right. Okay, so we'll start with today's class, and today's topic is ratios. Now, ratios is a very important and very basic topic for your maths. Okay. Now, when we start with ratios, अगर आपका रेशियोज का बेस क्लियर नहीं है तो रेशियोज के थ्रू आपसे एवरेज के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मिक्सचर्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इवन डेटा इंटरप्रिटेशन जो हमने देखा था पिछले कुछ एक आध क्लासेस में, टेबल डेटा था, बार ग्राफ था एंड ऑल, वो सारी चीजें भी आपको कहीं ना कहीं बनाने में ट्रबल होगा अगर आपको रेशियोज का पार्ट क्लियर नहीं है तो। मतलब बनेगा बट वो स्पीड आपको नहीं मिलेगी जो एक्चुअली मिलनी चाहिए। ठीक, सो वी स्टार्ट विथ रेशियोज। नाउ बेसिकली व्हाट इज रेशियोज, वी हैव टू सी every time you will be given a fraction for certain values, like for example if it is given a is to b is given to us as 2 is to 3, इसका मतलब ये होता है कि a और b जो वैल्यूज है उनका फ्रैक्शन हमेशा मेंटेन रहेगा as 2/3। now whatever may be the value can be a equal to 20 और b equal to 30। होने को ऐसा भी हो सकता है a is 200 b is 300। होने को ऐसा भी हो सकता है a is equal to 18
b इज इक्वल टू 27। तब भी आप इसको देखो काटोगे तो दोनों के दोनों 9 से कटेंगे तो रेशियो क्या मिलेगा 2:3। मतलब जो भी हो इनका जब हम डिवीजन करेंगे तो द फ्रैक्शन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड दैट इज नथिंग बट 2:3। तो इसी को हम बोलते हैं ratios. Now how we use ratios, there are multiple type of questions and multiple type of values जो आपको दे सकता है, ठीक है, कैसे यूज करना है वो भी देखते हैं। Now let's suppose we have ratio of two values as a is to b equal to 3:4. Then we have another set of ratios that is b is to c is equals to, let's suppose, 4:7. Okay. Now if we need to find out a combined ratio of a is to b is to c, अगर हमें ये रेशियो निकालना है तो ये हम कैसे निकालेंगे? इसका सबसे बेसिक तरीका यही होता है कि जैसे यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है, तो दोनों तरफ b का रेशियो हमें इक्वल करना पड़ेगा। वी नीड टू इक्वलाइज बोथ द रेशियोज, राइट। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे b का रेशियो कितना दिख रहा है लेफ्ट वाले में 4, और यहाँ पे b का रेशियो कितना दिख रहा है 4, दोनों बराबर ही है ना। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एज a is to b is to c is equal to 3:4:7। ठीक, ये आपको यहां से सिंगल रेशियो डिड्यूस हो जाएगा। ठीक, बट कई बार इसी क्वेश्चन को या इसी चीज को वो थोड़ा अलग वे में देता है। फॉर एग्जाम्पल a is to b is given to us as 2:3, let's suppose, and then b is to c is given to us as 4:5। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको b की दोनों वैल्यूज जो है वो डिफरेंट मिल रही है। सो नाउ वी नीड टू इक्वलाइज बोथ द वैल्यूज, हमको दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, वील टेक एलसीएम ऑफ 3 and 4। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो अगर 12 करना है तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 बन जाए 4, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 बन जाए 3। तो यहां से मेरे को a is to b का नया रेशियो क्या मिलेगा 8:12, और b is to c का नया रेशियो क्या मिलेगा 12:15। अब देखो दोनों जगह b का रेशियो क्या हो गया सेम। तो अब मैं abc का कंबाइंड रेशियो निकाल सकता हूं और उसको मैं बोलूंगा एज 8:12:15। ठीक, चलिए इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया नोट यहाँ तक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। Now, how do we use ratios? Basically, it's like, for example, there are two persons, Ravi and Shankar. Okay, and their combined salary per month is equal to 70,000 rupees. Okay, and the ratios of salary of Ravi and Shankar is given to us as 3:4। So हमें इंडिविजुअली सैलरी निकालनी है, मान लीजिए किसकी, रवि की। ठीक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
First of all, the basic method which we have studied till class 8, 9 is what we'll assume the salary of Ravi to be as 3 times of X. And then we'll assume the salary of Shankar to be as 4 times of X. So now we can simply form an equation that 3x plus 4x is nothing but equal to how much? 70,000. तो यहाँ से equation क्या मिली? 7x equal to 70,000. So what will be x? 10,000. Now the moment I receive the value of x as 10,000, I'll substitute these two values in 3x and 4x. तो वहां से आपको रवि की सैलरी मिल जाएगी as 30,000 रुपीज और शंकर की सैलरी मिल जाएगी as क्लियर. दिस इज अ वेरी ओल्ड स्कूल मेथड जो हमने क्लास 7th 8th तक के पढ़ा है और ये मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आपको इसको थोड़ा दूसरे मेथड पे लेके जाना है तो वील यूज अ शॉर्टकट मेथड. नाउ व्हाट्स द शॉर्टकट मेथड वील सी. हम ये देख रहे हैं कि रवि और शंकर की सैलरी का रेशियो कितना है? 3:4. 3:4 जो रेशियो है तो टोटल कितना होता है 3 + 4 का? 7. तो हम ये मानते हैं कि हम इस 70,000 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उन 7 पार्ट्स में से 3 पार्ट जाएंगे रवि के लिए और 4 पार्ट जाएंगे शंकर के लिए. तो जब हमें रवि की सैलरी निकालनी है तो रवि की सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रवि का पार्ट कितना रेशियो में? 3 होल डिवाइड बाय 3 + 4 टाइम्स ऑफ व्हाट इज द टोटल सैलरी ऑफ बोथ? 70,000. तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एज 3/7 टाइम्स ऑफ 70,000. तो रवि की सैलरी यहां से कितनी आ जाएगी? 30,000. ठीक. वैसे ही अगर शंकर का निकालना है तो शंकर का रेशियो कितना है? 4 आउट ऑफ से लेंगे 3 + 4 दैट इज 7 टाइम्स ऑफ 70,000. तो यहाँ से आपको शंकर की सैलरी मिल जाएगी एज. तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द रेशियोज इन अ सिंपलर एंड अ शॉर्टर वे, ताकि आप सैलरी या बहुत सारी चीजों के लिए काम आएगा. जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा समझ में आते जाएगा. तो अभी के लिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, बढ़े आगे. चलिए अब देखिए रेशियो पे जैसे हमें ये क्वेश्चन मिला तो इसमें सैलरी कितने लोगों की थी? 2 लोगों की. सेम इट कैन बी गिवन फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी. दे टुगेदर अर्न फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 1,80,000 रुपीज पर मंथ. ठीक है.
and the ratios of the salaries of A, B, and C is, let's suppose, 2:3:4. तो अब सेम मेथड है. अगर आपको वो क्वेश्चन में बोलता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द सैलरी ऑफ बी, तो बी की सैलरी है तो बी का रेशियो कितना होगा 3 होल डिवाइड बाय टोटल रेशियोज का सम, दैट इज 2 plus 3 plus 4 and whole multiplied by 1,80,000. So what we will be getting in the numerator denominator as 3 by 9 times of 1,80,000. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 20,000 टाइम्स. तो बी की सैलरी कितनी आ जाएगी 60,000. ठीक, बट जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन यही पूछे. हो सकता है कई बार क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में पूछे. एंड व्हाट विल बी द डिफरेंट फॉर्मेट इज लाइक व्हाट इज द डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ सी एंड ए. तो अब मेरे को सी और ए की सैलरी का डिफरेंस निकालना है. तो उसके लिए हमारा दिमाग क्या कहता है कि पहले तो मैं सी की सैलरी निकालूं, फिर ए की सैलरी निकालूं और उसके बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन करूं. बट मैं यहाँ पे वो भी डबल मेहनत होगी, मैं एक मेहनत करूंगा. हम देख रहे हैं सी का रेशियो कितना है, सी का रेशियो 4, टू का रेशियो सॉरी ए का रेशियो 2. तो दोनों के रेशियोज का सब्ट्रैक्शन कितना होगा 2. तो अगर मेरे को सी माइनस ए करना है तो वो कितना होगा 2 अपॉन अगेन द सेम थिंग 3 plus 2 plus 4 and whole multiplied by 1,80,000. ठीक, तो इससे निकालोगे तो कितना आएगा, निकाल के बताओ. 2 अपॉन 2 plus 3 plus 4. हम दोनों के रेशियो का डिफरेंस ही निकाल दिए सीधा. हाँ करेक्ट आएगा आंसर आपका 40,000. गुड. ठीक है, यहाँ से आ गया ए और सी की सैलरी का डिफरेंस 40,000. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड्स जहाँ पे आप डिफरेंस निकालने के लिए दो अलग सैलरीज ना निकाल के डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. नाउ फर्दर हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे रेशियो में, प्रपोर्शन में. तो रेशियो में जैसे एक क्वेश्चन हमें मिला सैलरी वाला. नाउ द सेकेंड पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस. लोगों की उम्र के हिसाब से क्वेश्चन आता है. हाउ द क्वेश्चन कैन बी गिवन, इट्स लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ फादर and a son, okay, and the ratio of fathers and sons ages is given to us as for example 5:2. ठीक है, फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:2. आफ्टर 10 years this ratio of ages of father and son will nothing but become as 2:1. So what is the current age of father and what is the current age of son? हमें उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है. ठीक है, तो आपको ये बोल दिया कि भाई अभी फादर और सन की एज का रेशियो है 5:2, बट आज से 10 साल बाद इनकी रेशियो एज का रेशियो हो जाएगा 2:1. Now how we can solve is, let us assume that the age of the father is nothing but equal to 5x and that of son is equal to 2x. तो रेशियो 5:2 आ गया. Now if I talk about 10 years later, ठीक है, फर्ज करो मेरी एज आज की डेट में 30 है, तो 10 साल बाद मैं अपनी एज में 10 ऐड करूंगा तो आई विल बी बिकमिंग 40 years old. Similarly, after 10 years, the age of father would be nothing but 5x plus 10. Similarly, the age of son would be nothing but 2x plus 10. और वो बोल रहा है 10 साल बाद रेशियो ऐसा हो जाएगा. मतलब जब मैं 10 साल बाद फादर बाय सन करूंगा, फादर का कितना है 5x plus 10, सन का कितना है 2x plus 10. This ratio at that particular moment of time will become as 2/1. So now अब हमें क्या करना है, सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ
क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पार्ट को यहाँ लाएंगे, इस पार्ट को ऊपर ले जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपकी इक्वेशंस कैसी बनेंगी, 5x + 10 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा 4x + 20। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिला, करेक्ट, x इक्वल टू 10। x 10 आ गया तो आप ये दोनों वैल्यूज को यहाँ और यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको फादर की एज कितनी मिल जाएगी, 50, और सन की एज 20। ये हो गई इनकी प्रेजेंट एजेस। देखो रेशियो 5:2 आ रहा है, और 10 साल बाद रेशियो एजेस क्या हो जाएंगे, 60 और 30। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 60/30, मतलब 30 का डबल कटेगा, और कटने के बाद आपको एजेस का रेशियो क्या मिलेगा, 2:1। तो मतलब हमारा आंसर के थ्रू हमारा कंडीशन भी वेरीफाई हो गया है। तो मतलब करंट एज ऑफ द फादर एंड सन इज नथिंग बट इक्वल टू 50 एंड 20 इयर्स। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, क्या, चलिए पढ़ते हैं आगे ना। एक पैटर्न हमने देखा कैसा, सैलरी के स्ट्रक्चर के बेस पे, दूसरा पैटर्न हमने देखा एजेस के बेस पे। now third can be in the form of something else, like simple, for example, I have coins of 2 rupees, 5 rupees and 10 rupees। मेरे पास मान लो पर्स में 2 रुपए के भी सिक्के पड़े हैं, 5 रुपए के भी सिक्के पड़े हैं और 10 रुपए के भी सिक्के पड़े हैं। And the ratios of the counting of coins is, let's suppose 3:2, 2:5। ठीक है, तो 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्कों का आपको रेशियो गिवन है 3:2:5। मतलब अगर बैग में 2 रुपए के 30 सिक्के हैं तो 5 रुपए के 20 होंगे और 10 रुपए के 50। अगर इसके 300 सिक्के हैं तो इसके 200 सिक्के होंगे और इसके 500। तो वो रेशियो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड। ठीक, नाउ द थर्ड थिंग इज कि आपको बोलेगा कि आपके पास टोटल पैसे कितने हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको बोल देगा आपके पास सब कुछ मिलाकर 210 रुपए। ठीक,
सो 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के, ये सब मिला के आपके पास 210 रुपए है. सो वेल, इन दैट कंडीशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 rupee coins in the bag particularly? So how can we solve this type of question? Now what we'll do is we'll just assume कि हमारे पास सिक्के हैं 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के. तो इनके काउंटिंग्स हमारे पास रेशियो में प्रेजेंट है, तो हम उनकी काउंटिंग्स को ले लेंगे एज 3x, 2x एंड 5x. ठीक, इससे क्या होगा, अब हम यहाँ पर निकालेंगे मॉनेटरी वैल्यू कि मेरे पास कितने पैसे हैं टोटल. अब मेरे को सिर्फ एक बात ये बताओ, मान लो मेरे पास 2 रुपए के 40 सिक्के हैं. तो अगर 2 रुपए के 40 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 80. अगर 2 रुपए के 40 सिक्के हैं तो मतलब मेरे पास पैसे कितने होंगे? 80. ठीक, तो वो हो गए 80 क्योंकि 2 × 40. सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास 5 रुपए के 6 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 30. और वैसे ही अगर 10 रुपए के 15 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 150. ठीक, तो बस आप क्या करते हो, नंबर ऑफ कॉइन्स से उस कॉइन के रुपीस को मल्टीप्लाई करते हो, यही कर रहे हो ना. तो सेम यहाँ पे भी हम करेंगे. मेरे पास 2 रुपए के 3x कॉइन्स है. दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कॉइन्स. तो अगर 2 रुपए के 3x कॉइन है तो रुपए कितने होंगे? 2 × 3x, दैट इज 6x रुपीस. सिमिलरली 5 × 2x कितना होगा? 10x रुपीस. सिमिलरली 10 × 5x कितना होगा? 50x रुपीस. अब आपके ये जो पूरे पैसे हैं, ये तीनों पैसे मिलाकर कितना होगा? 210, क्योंकि मेरे पास उतने ही तो पैसे हैं. तो देखो आपकी इक्वेशन बन गई कैसे, 6x प्लस 10x प्लस 50x कितना होगा? 66x. तो 66x इज नथिंग बट इक्वल टू 210. अब यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी ना. देखो मैंने ना ऐसे ही रैंडमली, मतलब मैंने कोई एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं काम किया है, मैंने रैंडमली ले लिया 210 रुपए या जो भी हो. तो आपको यहाँ पे फिलहाल x की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, क्योंकि मेरे ख्याल से तो 210 जो है वो एग्जैक्टली कैंसिल होने से रहा. तो आपको x जो मिलेगा वो डेसिमल ही मिलेगा. आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट. 322 सा 370 सा, हाँ ये आपको मिलेगा 35/11. तो हमारा आंसर कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता. ठीक है, क्योंकि अगर मान लो x डेसिमल में आता है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स भी डेसिमल में आएंगे, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडम कुछ भी लिया है इसीलिए. तो अब मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि मेरे लिए x की वैल्यू आती है, लेट्स सपोज x की वैल्यू आती है 10, मान के चलते हैं. ठीक है, तो अगर x 10 आता है मतलब आपके पास 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 3x, यानी 3 × 10. तो वैसे ही 5 रुपीज के कितने कॉइन्स होंगे? 2x, तो 2 × 10 कितने कॉइन हो गए? 20. तो इस तरह से आप नंबर ऑफ कॉइन्स कैलकुलेट कर सकते हो. और क्वेश्चन सिर्फ कॉइन्स पे ही नहीं, क्वेश्चन नंबर ऑफ नोट पे भी हो सकता है कि 100 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट, किसी भी टाइम में आपको वो क्वेश्चन दे सकता है. बट मेन एजेंडा हमारा ये है. तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो भी आए, बट आई थिंक क्वेश्चन का फंडा क्लियर है कि आपको सॉल्व कैसे करना है, आई गेस. ठीक है, नोट करिए.
ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक, तो ये वैसे जैसे सिंपल रेशियोज के क्वेश्चन थे, तो अब हम काम करते हैं, शीट के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे शीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सेंट द शीट इन द ग्रुप एंड मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, सो दिस इज द शीट फॉर टुडे। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। रवि इज, पहला क्वेश्चन रीड करिए क्या बोल रहा है। हाँ, तो देखो क्या बोल रहा है, रवि की एज है 24 ईयर्स और भानु की एज है 12 ईयर्स। तो आपको सीधा सीधा ही तो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो रेशियो ऑफ देयर एजेस निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर, क्लियरली 2:1, ये होगा हमारा आंसर। ठीक, अगला, फाइंड द रेशियो ऑफ 20 ग्राम्स टू 1 किलोग्राम्स। तो 20 ग्राम्स मतलब 20 हो गया, बट 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000। तो 20/1000, तो एक एक जीरो कटा तो ये मिला 2/100। तो 2/100 मतलब कितना होना चाहिए, 1:50। तो ये आ गया आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, the ratio of the number of boys to the number of girls is 2:3। क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 20। उसमें से आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बता रहा है एज 2:3। तो नाउ द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। देखो दो तरीके, या तो मैं इसको 2x लूंगा, इसको 3x लूंगा, सम करूंगा तो होगा 5x, और फिर मैं लिखूंगा 5x इक्वल टू 20। बट मैं उसको भी नहीं करना चाह रहा, मेरे को किसका नंबर पूछा है, बॉयज का। तो बॉयज का रेशियो क्या है, 2 आउट ऑफ टोटल रेशियो क्या कहलाएगा, 2+3 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 20। तो आपको सीधा सीधा वैल्यू मिल जाएगी आज 2/5 टाइम्स ऑफ 20। तो आंसर कितना आएगा, सीधा करेक्ट। देयर आर 8 बॉयज इन द क्लास। ठीक, चलिए नोट करिए। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेम पैटर्न है। हमारे पास एक 60 लीटर्स का मिक्सचर है,
और उसमें बोल रहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर इज गिवन टू अस एज 2:1। किसका अमाउंट पूछा है? वाटर का। तो जब वाटर का अमाउंट निकाला तो वाटर का रेशियो कितना है? 1 आउट ऑफ होल रेशियो कितना है? 2 + 1 टाइम्स ऑफ हाउ मेनी लीटर्स? 60. So our answer will be 1/3 times of 60, that is nothing but equal to 20 liters. ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, सेम जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ए और बी का रेशियो है 2:3 और बी और सी का रेशियो है 3:5। क्या दोनों तरफ बी का रेशियो बराबर है? यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, दोनों जगह 3:3 है कि नहीं है? अगर दोनों जगह बराबर है तो मतलब सीधी सी बात है, हम एक बार में क्लियर रेशियो लिख सकते हैं एज A:C का कितना। मतलब देखो, मैं मर्ज तो करूंगा, तो मर्ज करके जब लिखूंगा तो A:B:C क्या लिखवाएगा? 2:3:5। तो अगर उनमें से मेरे को ए और सी का रेशियो निकालना है तो वो यही होगा। तो हमारा आंसर क्लियरली होगा नथिंग बट 2:5। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ए और बी का रेशियो गिवन है एज 3:4, लेकिन बी और सी का रेशियो गिवन है एज 8:15। तो अगर आपको एक तरफ गिवन है 3:4 और एक तरफ गिवन है 8:15, दोनों ही तरफ बी है, तो बी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का बी मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये डेसिमल चला जाएगा, तो वो कर नहीं सकता। तो उससे बेटर क्या करूं, इस पोर्शन को क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8। तो हमारे लिए ये रेशियो क्या हो जाएगा? एज 6:8, और ये तो एज इट इज है एज 8:15। अब दोनों का बी बराबर हो गया। द मोमेंट दोनों का बी बराबर हो गया तो हम लिख देंगे A:B:C एज 6:8:15। बट उसमें भी उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए और सी का। तो ए और सी का रेशियो क्या आएगा? अब इसको भी तो सिंपल कर सकता हूँ ना। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 3 एंड 2 सॉरी 3 2 एंड 3 5। तो हमारा आंसर एक्चुअल में होगा ए और सी का रेशियो एज 2:5। ठीक ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड प्रपोर्शनल। बट उसके पहले मैं आपको थर्ड प्रपोर्शनल के लिए क्या कंसेप्ट लगेगा वो बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप में से बचपन में कितने लोग ये चीज पढ़ चुके हो। I think you all might have heard about this term as geometric progression. APGP होता था, arithmetic progression and geometric progression। हर कोई शायद नहीं भी सुना होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अगर मैं एपी की बात करूं, जैसे मेरा पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म है 5, तीसरा टर्म है 7, चौथा टर्म है 9, मतलब हर बार 2 2 ऐड होते जा रहा है। दिस इज नोन एज कॉमन एडिशन। तो कॉमन एडिशन अगर हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एपी। बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है कॉमन मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल 3, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
हमारी हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम कहते हैं कि हमारा कॉमन रेशियो है 2 का। ठीक है, अगर कॉमन रेशियो 2 है तो इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि हमारा एक कॉमन मल्टीप्लायर होना चाहिए हर जगह। तो इसमें क्या होता है, लाइक आप जब भी कोई तीन वैल्यूज लाइन से लेते हो, कोई भी तीन वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू ले रहा हूं 6, 12 और 24। तो अगर मेरे पास तीन वैल्यूज हैं लाइक 6, 12 और 24, तो जो इसका मिडिल टर्म होता है यानी कि 12, तो हम बोलते हैं 12 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6 एंड 24। 12 जो है वो 6 और 24 दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। और इसको हम ऐसे भी निकालते हैं एज 12 इज नथिंग बट इक्वल टू रूट ओवर 6 इंटू 24। करके देखो, 6 और 24 होता है मल्टीप्लाई में 144, तो 144 का रूट क्या आता है 12, तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, क्लियर? इतना नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक? अब देखो, इसमें हम जैसे ज्योमेट्रिक मीन निकालना सिखाया, तो कोई भी तीन नंबर में से जो बीच वाला नंबर होता है वो हमेशा बाकी दो का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो जैसे 3 और 12 का ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो क्या आएगा 6। ठीक, अब जैसे मान लो आपके पास लाइन से 5 टर्म्स हैं ए बी सी डी ई, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये कौन सी टर्म है फिफ्थ टर्म। सो द फिफ्थ टर्म is known as the third proportional of the first term and the third term। मतलब अगर मैं बोलूं तो 3 और 12 इन दोनों का थर्ड प्रपोर्शनल आएगा एज 48। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। भले टर्म्स मेरे पास लाइन से 5 है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन जब पहली और तीसरी टर्म लेता हूं तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल आता है पांचवा टर्म यानी 48। अब इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज क्या होती है वो अगर आप ध्यान से देखो, मेरे को ये बताओगे क्या कि 3 से 12 आने के लिए क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 से 12 आने के लिए 4, और 12 से 48 आने के लिए भी क्या मल्टीप्लाई होगा 4। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो पहली और तीसरी टर्म में जो कॉमन रेशियो होगा वही तीसरी और पांचवी टर्म में भी होगा। ठीक, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर मेरे को थर्ड प्रपोर्शन पे जाना है, मतलब पहले और तीसरे का जो रेशियो होगा वही चीज मैं तीसरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा थर्ड प्रपोर्शन। मतलब अगर फर्ज करो मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आपके पास टर्म्स है लाइक दिस 4, 16, तो 4 और 16 का थर्ड प्रपोर्शनल क्या होगा 4 और 16 का थर्ड प्रपोर्शनल। ठीक है, 4 और 16 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मुझे इतना पता है कि 4 और 16 के बीच में एक टर्म होगा, यहाँ पे भी एक टर्म होगा और फिर यहाँ पे भी टर्म होगा, और यही वाला टर्म मेरा थर्ड प्रपोर्शनल होने वाला है। बट मैं सिर्फ क्या करूंगा, इनका रेशियो देखूंगा, इनका रेशियो क्या हो रहा है 4, तो इसके लिए भी क्या निकालूंगा इंटू 4, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शनल। तो ये आप नोट करो, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं कि एक्चुअल में हमको क्वेश्चन में निकालने वही बोला है थर्ड प्रपोर्शनल।
ठीक, ठीक, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, वही चीज पूछा था क्वेश्चन में, लेकिन हमको बोला था थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, किसका किसका, 16 और 36 का। तो हम सेम चीज करेंगे कि मैं ये देखूंगा कि 16 एक टर्म है, फिर एक गैप होगा, फिर 36 होगा, फिर कुछ गैप होगा, और फिर एक टर्म होगी, और उस टर्म को हम बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। तो 16 से 36 में देखो क्या गैप आ रहा है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, 36/16 का जो रेशियो होगा वही सेम रेशियो होगा थर्ड जो प्रोपोर्शनल है वो और 36 का। मतलब आप यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह इसको x लिख दो, तो जितना भी रेशियो 36 और 16 का होगा वही रेशियो x और 36 का भी मेंटेन होना चाहिए। अगर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होता, तो वही सेम चीज है। तो बस आपको इसमें क्या करना है, तो x निकालने के लिए क्या करोगे, 36 इंटू 36 अपॉन 16, लाइक 4 4 जा 4 9 जा, फिर 4 9 जा, तो 9 9 जा कितना आएगा, आ गया आंसर 81। ठीक है, तो आंसर आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल का। क्लियर हो गया सबको? चलिए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोल रहा है इफ x एंड y आर इन द रेशियो 3:4, मतलब x और y का जो रेशियो है वो है 3:4। तो हमें निकालने बोल रहा है रेशियो 4x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे ध्यान रखना है, कुछ ही करना है, बहुत सिंपल है। मान लो अभी तो ये क्वेश्चन है, फर्ज करिए क्वेश्चन ऐसा होता 3x² प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 5y। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको ये देखना है कि जो x की पावर है, जैसे x की पावर यहाँ कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, तो दोनों की पावर्स को ऐड करो तो न्यूमरेटर में पावर कितनी आ रही है, पावर सिर्फ ऐड करो, x की पावर 1 y की पावर 1, पावर दोनों का सम कितना आ रहा है, पावर का सम कितना आ रहा है 2। डिनोमिनेटर में भी x की पावर 1 y की पावर 1, दोनों का सम कितना आ रहा है 2। अगर दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर्स का सम सेम है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली पुट करना है एज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 और सॉल्व करना है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे आप देखो ये राइट साइड वाले में x की पावर 2 और y की पावर 1, न्यूमरेटर में पावर कितनी आ रही है 3, डिनोमिनेटर में पावर का सम कितना आ रहा है 2। अगर पावर्स अनइक्वल आ रही हैं तो इसका आंसर आप बस एक ही चीज लिखोगे, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि x और y की वैल्यू ये जरूरी नहीं है कि 3 और 4 ही हो सकता है 30 40 भी हो ना। तो द मोमेंट आप यहाँ पे 30 40 34 डालोगे तब भी उनके जीरोस आपस में कैंसल हो जाएंगे, लेकिन जहां आप यहाँ 30 करोगे तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो 3 इंटू 900 कितना होगा 2700। लेकिन अगर आप 30 की जगह 3 ही लिखते हो तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 इंटू 3 27। तो देखो उसमें क्या होता है, आपका न्यूमरेटर आता है 2700 प्लस कुछ, लेकिन सेकंड कंडीशन में न्यूमरेटर आता है 27 प्लस कुछ, तो वैल्यूज में बहुत ज्यादा फर्क आता है, तो वो चीज कभी वैलिड हो ही नहीं पाती। इसलिए जब पावर्स अगर सेम नहीं है तो आंसर सिर्फ होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अभी आपका पावर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह 3 रखना है, y की जगह 4। तो चलिए पुट करते हैं 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 होल डिवाइड बाय 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू
4। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ सॉल्व कर। ठीक है, न्यूमरेटर में आ रहा है 4 6 12 प्लस 5 4 20 यानी 32, और डिनोमिनेटर में आ रहा है 5 6 15 माइनस 2 4 8 यानी 7। तो 32/7। अब क्या ये कैंसिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली एज इट इज ही लिखेंगे, दैट इज 32/7, और वही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बस ये पावर्स वाला याद रखिएगा, साइन में प्लस है कि माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो आप डायरेक्ट जो रेशियो गिवन है उसी को वैल्यूज रख लो, बट अगर पावर्स अलग है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर। सिंपल है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड रुपीज 872 इन द रेशियो ऑफ 5:3। बस 5:3 के रेशियो में तोड़ना ही तो है, मतलब अगर इसको निकालना है तो निकालूंगा 5/5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 872, और इसको निकालना है तो निकालूंगा 3/5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 872। चलो दोनों पैसों को डिवाइड करके बता दो क्या कितना आएगा। पहला पैसा कितना आ रहा है? आई थिंक आएगा 5 टाइम्स ऑफ 109 यानी 545, और दूसरा पैसा आएगा 3 टाइम्स ऑफ 109 यानी कितना 327। तो बस ये आपके आंसर्स होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगेन डिवाइड रुपीज 1162 अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 35:28:20। सेम है, कुछ नहीं करना है, आपके पास है 1162 रुपए, और आपको उसको डिवाइड करना है इन द रेशियो एज 35:28:20 अमंग ए बी एंड सी। तो बस एक बार ए की वैल्यू, एक बार बी की वैल्यू, एक बार सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 35 अपॉन पूरा ऐड करने से डिनोमिनेटर कितना आएगा? मम्मी के लिए मैं दूर से बात करूंगा, तब तक क्लास भी खत्म हो जाएगी। कितना? एटी टू आएगा डिनोमिनेटर, सॉरी 83। डिनोमिनेटर आएगा 83 टाइम्स ऑफ 1162। तो देखो ए की वैल्यू हो गई 35 इंटू, आप इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली 14 टाइम्स जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 35 इंटू 14,
दैट इज 490। अब ये जो 14 है ये आपको मिल गया ना, देखो कुछ भी करो इंटू 14 सब में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये सबके लिए सेम आएगा। तो आप अगर बी का पैसा निकालना चाहते हो तो बी का रेशियो कितना है 28, और फिर उसमें भी कर दोगे इंटू 14। वैसे ही सी का भी करोगे तो 20 इंटू 14, तो सी तो बहुत आसानी से आ जाएगा, दैट इज 280। थोड़ी सी मेहनत आपको ए के लिए लगेगी, सॉरी बी के लिए। हाँ करेक्ट, 392। ठीक है, तो इसी सेम पैटर्न का देखो क्वेश्चन 11 भी है कि 45 को आपको 1:3:5 के रेशियो में तोड़ना है। वो बहुत आसान है, मतलब 9 से कैंसिल हो रहा है पूरा, क्योंकि 1 + 3 + 5 होता है 9, तो 9 से कैंसिल होने से ये 5 टाइम्स बचता है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 50 एंड 5 5 जा 25। तो वो तो एकदम सिंपल है, वो आप वर्बली भी कर सकते हो। तो अब हम आते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 12 पर। The ratios of the incomes of Pratima and Sujit is in the ratio 3:5, और the income of Sujit is how much 25। तो आपको किसकी इनकम निकालनी है? प्रतिमा। तो देखो मैं सीधा सीधा ऐसा बोल सकता हूँ ना, प्रतिमा बाय सुजीत इज नथिंग बट 3/5। उसमें से किसकी इनकम गिवन है? सुजीत की। तो मेरी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी P/25,000, मैं सुजीत की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू 3/5। तो बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको P की वैल्यू निकालनी है, यानी प्रतिमा की वैल्यू निकालना है। चलिए निकाल के बताइए कितना आएगा। है ना, 15,000 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि मेरे पास 3 मिक्सचर्स हैं, मतलब 3 कंटेनर्स हैं। एक है कंटेनर ए, एक है कंटेनर बी। कंटेनर ए में वाटर और अल्कोहल का रेशियो गिवन है आपको एज कितना 5:2। बी वाले कंटेनर में वाटर इज टू अल्कोहल का रेशियो गिवन है 6:1, और सी वाले कंटेनर में वाटर इज टू अल्कोहल का रेशियो गिवन है एज 4:3। इन विच कंटेनर इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल द हाईएस्ट। ठीक है, अब बिफोर स्टार्ट दिस सॉल्यूशन मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूँ। मेरे को बस एक बात ये बताओ, अगर आपके पास 40 लीटर मिल्क है और 10 लीटर पानी है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? 40 लीटर मिल्क है और 10 लीटर पानी है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? अगर दोनों को मिक्स कर दूंगा टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 50 लीटर्स। और उसमें से भी मिल्क कितना है? 40। तो अगर मेरे को मिल्क का परसेंटेज निकालना है तो क्या करूंगा? द क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन द क्वांटिटी ऑफ टोटल लीटर्स। तो मिल्क बाय टोटल इनटू 100। तो कैसे निकालूंगा? 40/50 इनटू 100। ऐसे ही हम मिल्क का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा मिल्क कितना है उस सॉल्यूशन में 80%। तो यहाँ पे भी सही सेम चीज करना है आपको। उसने किसका पूछा है? अल्कोहल का परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे? अल्कोहल अपॉन टोटल। अब क्वांटिटी नहीं गिवन है ना, अल्कोहल का रेशियो कितना है पहले वाले में? 2, और टोटल कितना हो जाएगा? 5 + 2 दैट इज 7 टाइम्स ऑफ 100। मतलब यहां से आपको परसेंटेज मिल जाएगा 28 कुछ परसेंट मिलेगा, जो भी आए उसको बाद में देखते हैं। वैसे ही मैं अगर बी में निकालूं अल्कोहल बाय टोटल तो कितना आएगा? अल्कोहल कितना है? 1/7 इंटू 100। क्लियर?
वैसे ही सी में निकालूंगा तो अल्कोहल बाय टोटल कितना आएगा 3/7 इंटू। अब तीनों फ्रैक्शंस को आप बहुत ध्यान से देखिए, तीनों में एक चीज कॉमन है, 100/7, 100/7, 100/7। अब देखो 100/7 तो जो भी आए, जिसका मल्टीप्लायर ज्यादा होगा परसेंटेज भी उसी का ज्यादा। इन तीनों में से किसका मल्टीप्लायर बड़ा है या किसका न्यूमरेटर बड़ा है? सी का। ठीक, तो अगर ये सी का न्यूमरेटर बड़ा है तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज भी इसी का आएगा। आ गया आंसर। उसने हमसे ये नहीं पूछा कि किसमें कितना परसेंटेज है, उसने पूछा इन विच कंटेनर द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज हाईएस्ट। तो वैल्यू निकालने की जगह मैं सिर्फ वैल्यूज के न्यूमरेटर्स को या डिनोमिनेटर्स को भी कंपेयर कर सकता हूं और उससे हमारा आंसर ज्यादा इजीली आ जाएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन कैलकुलेटिंग द एक्चुअल परसेंट। क्योंकि क्या होता है, आप यहाँ पे जब करने बैठोगे तो ये आपको मिलेगा 200/7, डिवाइड होगा नहीं, फिर ये मिलेगा 100/7, तो आप क्या डेसिमल निकालते बैठोगे तो टाइम लगता है। तो यहां से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक, चलिए नोट करिए। पे अब देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 14, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:7। अगर उनकी एजेस का सम है 24 तो ए की एज कितनी है? तो देखो ए और बी का सम कितना गिवन है 24, हमें किसकी एज निकालनी है ए की, और उनका रेशियो कितना गिवन है 5:7। तो देखो सेम है, सैलरी वाला ही हिसाब करना है और कुछ नहीं है। ए का रेशियो कितना है 5 अपॉन टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 5+7 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय टोटल एज दैट इज 20। ए की एज यहाँ से आ जाएगी, कितनी आएगी ए की एज? करेक्ट, 10 years।
ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक तरह से मतलब एग्जाम्पल पे करवाया था, अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, मेरे पास कितने कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के। देखो मैंने रुपीस लिया था, तो आप क्या कर सकते हो, इस 50 पैसे को 50 पैसा ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 25 पैसे को 25 पैसा ही लिखो, 10 पैसे को 10 पैसा ही लिखो। और कॉइन्स का रेशियो क्या है, 5:9:4। तो मैं उसको डायरेक्टली एक्स 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 के टर्म्स में लिख दिया। अब मैं कोई बात बताओ, अगर मुझे इसमें से निकालना है कि कितना मनी है, तो मनी के लिए मॉनेटरी वैल्यू निकालूंगा। तो कैसे करेंगे, 50 इंटू 5x, 25 इंटू 9x और 10 इंटू 4x। तो 50 इंटू 5 कितना होगा, तो 250x। सेकेंड 25 इंटू 9 करिए तो एक बार, कितना, 225x। तीसरा 10 इंटू 4, 40, तो ये हो गया 40x। अब तीनों को जरा ऐड करिए तो 250x प्लस 225x एंड प्लस 40x। कितना आएगा, कितना, 515x। अब देखो ये जो है ये पैसे होंगे ना, इसने क्या बोला कि इट अमाउंट्स टू ₹206। देखो ये जो आए हैं हमारे, ये सारी वैल्यू पैसे में है ना कि रुपीज में। क्यों, क्योंकि मेरी मॉनेटरी वैल्यू सारे पैसे में टर्म्स में ले रहा था। तो अगर आपके पास 206 रुपए हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 पैसा करोगे, तो पैसे कितने आ जाएंगे, 20600 पैसे। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, 515x पैसे इज नथिंग बट इक्वल टू 20600 पैसे। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x। और एक बार x की वैल्यू आ गई तो आप उसको कहीं भी पुट कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स तो मिल जाएंगे। तो चलो नोट करो और फिर मेरे को x की वैल्यू निकाल के बताओ। वेरी गुड, आई गॉट 3 आंसर्स फॉर x। करेक्ट, x की वैल्यू आ रही है 40। तो अब अगर मैं 50 पैसे के कॉइन निकालूंगा तो वो होंगे 5x। 5x मतलब 5 इंटू 40 दैट इज 200 कॉइन्स। वैसे ही 25 पैसे के सिक्के निकालूंगा तो उसकी वैल्यू है 9x, 9 इंटू 40 मतलब 360 कॉइन्स। और 10 पैसे के कॉइन अगर निकालता हूँ तो उसकी वैल्यू है 4x। तो 4x मतलब 4 इंटू 40 मतलब 160 कॉइन्स। तो ये तीनों टाइप के कॉइन्स का काउंटिंग आ गया है, क्योंकि उसने वही पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो ईच टाइप में हम तीनों का निकाल रहे हैं।
ठीक है। Again, same pattern, exactly same pattern. A bag contains 1 rupee coin, 50 paise coin and 25 paise coins, and in the ratio 5:6:8. तो अब देखो हमने सब चीजों को पैसे में कन्वर्ट किया था ना। अब इसको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि सेम पैटर्न है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रुपीज में लेते हैं। कैसे रुपीज में लेंगे, 1 रुपए को मैं 1 ही रुपए लूंगा, 50 पैसे को रुपीज में क्या बोल सकता हूँ, 0.5, और 25 पैसे को क्या बोल सकता हूँ, 0.25। यही होगा। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5x। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 6x, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8x। चलो फटाफट मेरे को तो मॉनेटरी वैल्यू निकाल के बताते जाओ। तो 1 × 5x क्या मिलेगा, 5x। 6x × 0.5 कितना, 3x, और 0.25 × 8x, मतलब 0.25 क्या होता है जनरली, 1/4 ना। तो 8 का 1/4, 8 का 1/4, 8 का 2x है ना। तो देखो कितना आसान हो गया। अब आप बस ऐड करिए, 5x + 3x + 2x कितना आएगा, 10x। तो बस लिख दो 10x = 210 रुपीज। तो आपको क्वेश्चन में बोला है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 21। अब देखो आपको पिछले वाले में क्या हुआ था, क्योंकि हम जब पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो फिगर्स बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे हमने रुपीज में रखा तो फिगर्स छोटे आए, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। अब उसका मेन क्वेश्चन क्या है, उसका मेन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 5x + 6x + 8x कितना होगा, 5 + 6 11, 11 + 8, मतलब हमारे पास टोटल 19x कॉइन्स है। 21 आ गया, तो उसको वहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो नंबर ऑफ कॉइन्स आपको निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, करेक्ट, बिल्कुल सही, आपका आंसर आएगा 399 कॉइन्स। विच स्टेप मानवी, इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट, नॉट एन इश्यू। कहाँ से समझ में नहीं आया आपको, सर जो आपने बोला कि 19 इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, वो जो 5 + 6 + 8 की वो वाला चीज समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मैंने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये पूछ रहे हो क्या, यस सर। हाँ। ये क्या है, ये तो मनी की वैल्यू है ना, कि कितने पैसे है मेरे पास। बट कॉइन्स का रेशियो क्या गिवन है, 5 6 8। ओके सर। मतलब अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे। वैसे ही अगर 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 12 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 16 सिक्के। मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाइंग वैल्यू सेम होगा। तो टोटल कॉइन्स मैं पहले क्या करूंगा, 5x से मल्टीप्लाई करके अलग से निकालू कि 1 रुपए के कितने सिक्के, फिर 6x में मल्टीप्लाई करके निकालू कि 50 पैसे के कितने सिक्के और 25 पैसे के, ऐसे अलग अलग निकालू। तो मैंने अलग अलग ना निकाल के मैंने तीनों के कॉइन्स का सम ले लिया। तो तीनों के कॉइन्स का सम क्या था, कॉइन्स तो ये गिवन है ना, 5x 6x 8x। तो मैंने तीनों का सम निकाला, तो वो टोटल कितना आया, 19x। मतलब मेरे पास इतने कॉइन्स प्रेजेंट हैं और मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई,
21। तो नंबर ऑफ कॉइन्स भी होंगे 19 into 21, दैट इज 399। ओके सर। या ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब एक बार रीड करो पहले अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है और ट्राई करिए। तो कुछ समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है? कोई बात नहीं। देखो, 4 मिल्कमैन है, ठीक है, और उसमें ये बोल रहा है कि ए के पास कितनी गाय है टोटल 18, और उसने कितने महीने तक अपनी काउस को वहां पे ग्रेस करवाने के लिए, कितने महीनों तक चारा चरने के लिए दिया उनको? 4 महीने। तो 18 into 4, ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 72। वैसे ही बी का निकालो, 25 काउज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स। तो कितना? अच्छा, देखो, मैं 18 गाय 1 महीने में चराऊं और 18 गाय 4 महीने में चराऊं, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना, मैंने टोटल 72 काउस को ग्रेज करवाया है। 18 अलग अलग करवाऊं या 72 अलग अलग कराऊं, बात तो एक ही है। मतलब टोटल मैंने 72 टाइम्स अपने काउस को वहां पे ग्रेज करवाया है। सेम बी के लिए भी कितना होगा? 25 into 2, 50। सी के लिए कितना होगा? 28 into 5, ये आ जाएगा 140। और वैसे ही डी के लिए आएगा 21 into 3, दैट इज 63। तो एक बात बताओ, जो इंसान जितना लैंड को यूज करेगा वो पैसा भी तो उसी हिसाब से देगा। तो जो पैसे हैं मेरे कितने, जो भी टोटल पैसा होगा, टोटल रेंट, जो क्लास क्वेश्चन में पूछा है फाइनल, व्हाट इज द टोटल रेंट, तो टोटल रेंट जो है वो 4 लोग देंगे, ए बी सी और डी, उसी रेशियो में जिस रेशियो में उनके टोटल काउंटिंग है। 72 is to 50 is to 140 is to 63, इसी रेशियो में वो लोग पैसा भी देंगे, ठीक है। मतलब अगर मुझे ए का पैसा निकालना है तो ए कितना पैसा देगा वो निकालने के लिए क्या करूंगा? 72 अपॉन ये चारों का ऐड करो तो 72 प्लस 50 प्लस 140 प्लस 163, 163 नहीं 63। कितना आ रहा है? 360, नहीं मेरा तो 325 आ रहा है। हाँ, टोटल आएगा 325।
मतलब 72 अपॉन 325 टाइम्स जितना भी, मान लो भाई ये एक लैंड किसी आदमी का होगा, तो जिस आदमी को भी उन्होंने चारों ने मिलकर जो टोटल रेंट दिया होगा उसमें से ए का हिस्सा होगा 72 टाइम्स आउट ऑफ टोटल इंटू, सॉरी 72 टाइम्स आउट ऑफ टोटल इंटू टोटल पैसा जो भी होगा। वैसे ही अगर मेरे को चेक करना है कि बी ने कितना पैसा दिया, तो बी का हिस्सा कितना है 50 आउट ऑफ 325 इंटू टोटल, ऐसे ही तो निकालना है। तो उसने ये बोला कि ए का हिस्सा गिवन है 360, तो मेरी इक्वेशन सिंपल बन जाएगी 72 अपॉन 325 इंटू टोटल इज नथिंग बट इक्वल टू 360। तो यहां से अगर टोटल निकालना है तो क्या करूंगा, 360 इंटू 325 अपॉन 72। तो यहां से पता चल जाएगा कि उस आदमी को टोटल रेंट कितना मिला होगा जिसका भी वो लैंड होगा। चलो टोटल नोट करो पहले तो आराम से, फिर लैंड का जो टोटल रेंट है वो निकालिए। कितना आ रहा है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, 360 बाय 72 इंटू 325। 72 को 360 से कैंसिल करोगे तो वो 5 टाइम्स जाता है, तो आपका मेन मल्टीप्लीकेशन होगा 325 इंटू 5। तो 5 5 is 25, 5 is 10 12 और 5 is 15 16। तो आपका आंसर आ गया 1625, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उसने बोला है इफ 5 बाय 39th पार्ट ऑफ अ पाइल ऑफ व्हीट इज वर्थ रुपीज 1120। भाई मेरे पास मान लो एक पूरे व्हीट का, मेरे पास मतलब गेहूं की पूरी बोरी है, ठीक है। तो उस बोरी का अगर मैं 5 बाय 39 पार्ट निकाल लूं तो उसकी प्राइस है 1120 रुपए। तो उसी बोरी का अगर मैं 1/8 का प्राइस निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो देखो बोरी कितने किलो की है मेरे को नहीं पता, बट मैं टोटल जो व्हीट है उसकी प्राइस को एक्स ले सकता हूँ, टोटल पूरे बोरी का, ठीक है, टोटल प्राइस दैट इज एक्स। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरी जो गेहूं की बोरी होगी उसका 5 बाय उसका जो भी प्राइस होगा उसका 539 इक्वल टू कितना है 11 बाय
20, तो यहाँ से x आ जाएगा, तो 11/20 इंटू 39/5। तो यहाँ से पहली बात तो मेरे को पूरे गेहूं की पूरी जो बोरी है उसका प्राइस मिल जाएगा, ठीक, जो भी आए, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक, जो भी आएगा प्राइस निकालोगे, चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना मत निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं। उसका फाइनल क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/8 पार्ट ऑफ द सेम पाइल। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है फाइनल, मेरे को 1/8 निकालना है, किसका 1/8 निकालना है, इसी x का, ठीक है। तो मैं देखो बिना x को निकाले भी कर सकता हूँ, कैसे, 1/8 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या है 1120 इंटू 39/5, यही है ना। मैं अननेसेसरी इसको निकालने में जो टाइम वेस्ट करूंगा, जब मेरा ये सब डायरेक्टली ऐसे कुछ ना कुछ कैंसिल हो सकता है, तो क्यों ना करूं। तो बस अब इसको आप सिंपल कैंसिल करिए और आपका आंसर आ जाएगा। करो, नोट करो, फिर कैंसिल करके आंसर बताओ। ये जो फाइनल स्टेप है, इस तक आके बस रुक जाना और पूरा कैलकुलेशन मत करना। मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आंसर्स निकाल सकते हो, बट वो डिपेंड भी करता है, हमारे सारे ऑप्शंस का कुछ पैटर्न है, मैं अलग बताऊंगा। पहले तो देखो मैं इसको 8 से कैंसिल कर रहा हूँ, 8 से कैंसिल करूंगा तो 8 140 जा, ठीक। फिर इस 5 से भी कैंसिल कर सकता हूँ, तो 5 28 जा, मतलब मेरा फाइनल आंसर आएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 39। अब देखो आप अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई करने चले तो आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड लगेगा। मैं इनके लास्ट लास्ट डिजिट लेता हूँ, 8 इंटू 9 क्या आता है, 8 9 जा, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2। प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है, बस देखो बिना मल्टीप्लाई किए आंसर आ जाता है, ठीक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा, काफी सारे, तो ये 2-3 तो मेरे को रुपी पैसे वाले दिख रहे हैं, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन एंड बहुत सारा कुछ वही दिख रहा है, ए जेड, मतलब काफी क्वेश्चन सेम सेम पैटर्न के ही हैं जो मैंने आपको ऑलमोस्ट बताया है, रेशियो ऑफ टू ब्रदर्स एंड ऑल दैट, कॉस्ट ऑफ डायमंड। तो आप एटलीस्ट कुछ भी करके क्वेश्चन 27 तक तो बना सकते हो, उसके बाद जो है वो प्रपोर्शन और पार्टनरशिप पे डिपेंडेंट है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता आप में से कितने कॉमर्स वाले हैं, बट जो कॉमर्स वाले होंगे उन्होंने शायद तक पार्टनरशिप तो पढ़ा होगा, आई गेस, मेरे को पता नहीं।
है ना। कॉमर्स वाले जनरली पार्टनरशिप पढ़ते हैं अपने 11th 12th में शायद, तो आप में से जो कॉमर्स वाले हैं ना वो बहुत अच्छे से बना लेंगे, मुझे पता है, तो उनसे तो पार्टनरशिप बन जाना चाहिए। पर हाँ फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बिना पार्टनरशिप के हैं, जैसे वीकली इनकम्स ऑफ ए बी, 3 नंबर्स आर देयर, रेशियो ऑफ राम एंड रहीम, ऐसे। तो जो जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जो इजीली बन सकते हैं वो तो आप बनाइएगा। पार्टनरशिप भले जिनसे नहीं बनेगा वो छोड़ दीजिएगा। तो अगली क्लास में मैं पहले पार्टनरशिप का बेस बता के फिर क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑलराइट, गुड नाइट गाइस।